नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, देश में चुनाव सुधार की दिशा में मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मोदी सरकार ने संसद में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल को पेश कर दिया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया, जिसका कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने बिल में खामियां गिनाते हुए इसे संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। इसके बाद अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में भेजने का फैसला किया। जब से मोदी सरकार केंद्र में आई, सत्ता में आई है, तब से यह दूसरा बिल है जिसे जेसीपी में भेजा गया है। ऐसे में सवाल यह है कि अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार अहम बिल को लेकर जेपीसी का रास्ता क्यों पकड़ रही है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। एक देश एक चुनाव पर हिंदुस्तान में लंबे वक्त से बहस चल रही है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य लोकसभा विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने का है, ताकि चुनाव में होने वाले खर्चे में कटौती की जा सके। प्रस्ताव के समर्थन करने वालों का तर्क है कि यह कदम चुनावी प्रक्रिया को आसान कर सकता है, चुनावी खर्चों को कम कर सकता है और बार बार चुनाव की वजह से होने वाली परेशानियों को भी कम किया जा सकता है। विरोधी इसे कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। इस बिल पर इसे संविधान की मूल संरचना पर आघात बता रहे हैं, हमला बता रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या तर्क है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक देश एक चुनाव के साथ देश में चुनाव कराने की संविधान में क्या बदलाव करना पड़ेगा। यह भी मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग विचार हैं, इसीलिए इस पर एक राय नहीं बन पा रही है। राजनीतिक दलों का मानना है कि ऐसे चुनाव से राष्ट्रीय दलों को तो और फायदा होगा, लेकिन क्षेत्रीय दलों को इससे नुकसान होगा। खासकर क्षेत्रीय दल इस तरीके से चुनाव के लिए तैयार नहीं होते। इनका यह भी मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की गई तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के मुद्दे दब जाएंगे, इससे राज्यों का विकास प्रभावित होगा। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि आजादी के बाद देश में कई बार एक साथ चुनाव हो चुके हैं और लंबे वक्त से कई देशों में यह मॉडल अभी भी लागू है। वो कौन सा देश है जहां यह मॉडल लागू है, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मोदी सरकार जिस बिल की बात सालों से करती आ रही थी, अब इस बिल को अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार ने एक देश एक चुनाव वाला बिल लोकसभा में पेश कर दिया और कुछ दिन पहले ही मोदी कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी। संसद के शीतकालीन सत्र के 17वें दिन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को सदन में रखा। लोकसभा में जोरदार हंगामे के बीच बात डिवीजन तक पहुंच गई और उसके बाद यह बिल सदन में पेश हो सका। एक देश एक चुनाव पर राजनीतिक दलों के सुर अलग अलग सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस बिल का जोरदार तरीके से विरोध किया। शिवसेना और तेलुगु देशम पार्टी जैसे एनडीए के सहयोगी दल खुलकर बिल के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं और यह बिल डिवीजन के बाद पेश हुआ
और इसके बाद जेपीसी को भेज दिया गया। एक देश एक चुनाव के लिए सरकार 2 बिल लेकर आई थी। एक बिल संविधान संशोधन है, जबकि दूसरा बिल जम्मू कश्मीर और दिल्ली से लेकर केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चुनाव कराने से जुड़ा हुआ है। इस बिल को लेकर विपक्ष के कौन से नेताओं ने क्या कुछ कहा, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए अर्जुन राम मेघवाल साहब सदन में क्या कुछ कह रहे हैं। अब मैं एक बात जो ये जो हमने जोड़े हैं आर्टिकल जोड़े हैं, हाँ ठीक है, आर्टिकल जोड़े हैं, उसमें मैं एक बात अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं। जब बात जेपीसी की आई गई तो डिटेल चर्चा जेपीसी में होगी, आप कुछ तो बोल दें, हाँ जेपीसी में होगी, लेकिन आज मैं चूंकि आपने अवसर दिया, मैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का धन्यवाद करना तो चाहूंगा, और उनके जो एचएलसी में जुड़े हुए सदस्य हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। गृह मंत्री जी भी उसमें थे। कितने डिटेल डिस्कशन हुआ, ये कह रहे अचानक ही आ गया। अध्यक्ष जी 1983 से चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार किया। 41 साल से पेंडिंग है ये। अलग अलग कमेटियों ने भी किया, स्टैंडिंग कमेटी ने भी किया, फिर एचएलसी गठित हुई, और ये कह रहे दलों से बात नहीं हुई। 19 जून 2019 को संसद भवन में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी, और उसमें सभी लोग थे, और उसमें 19 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। 16 राजनीतिक दलों ने चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया, 3 ने विरोध किया। तो इसका मतलब बहुमत हमारे साथ था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बिल के पेश होते ही लोकसभा में जोरदार तरीके से हंगामा हुआ। तमाम विपक्षी दलों ने इसका जमकर विरोध किया, इसे संविधान के खिलाफ बताया। कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी ने कहा कि 129वां संविधान संशोधन बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल संविधान की 7वीं अनुसूची और उसके बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जो संसद के संशोधन के अधिकार से परे हैं। मनीष तिवारी ने संघवाद का जिक्र करते हुए इस बिल को संविधान की मूल संरचना पर आघात बताया। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि ये पूरे हिंदुस्तान के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये नहीं होने देंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से लेकर टीएमसी और विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने इसका विरोध किया। इस बिल को लेकर किसने क्या कुछ कहा है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में संतुलन हो, उसका भी विवरण है। आज इस बिल के द्वारा आदरणीय राष्ट्रपति जी को ज्यादा शक्ति दिया गया है कि वो अपने सुपरिंटेंडेंट से एक नए 82A के द्वारा अब वो विधानसभाओं को भंग कर सकती है। ये एक्सेसिव पावर इस बिल में चुनाव आयोग को भी दिया गया है और राष्ट्रपति जी को भी दिया गया है। And if a legislative assembly or is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is a violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for the existence. This is the violation of federalism, sir. ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभाएं एक साथ कराने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर एक प्रांत के अंदर सरकार गिरती है तो क्या पूरे देश की लोकसभा के चुनाव कराओगे? क्या अगर लोकसभा के चुनाव के चक्कर में उस प्रांत के लोग क्यों सफर करेंगे? अरे चर्चा कर लेना। अरे कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है आपके पास। Effect of proposed Article 82A, sub-article 3 simply establishes that
tenure of state legislative assembly simply depending upon the tenure of the House of the People. It is not a doctrine of pleasure. Doctrine of pleasure is under Article 311 of the Constitution. But a mandate which has been given by the people of the country, that state assemblies tenure will be depending upon the doctrine of pleasure of this house. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसे वक्फ संशोधन बिल की तरह ही जेपीसी को भेज दिया गया। केंद्र सरकार में 2014 से मोदी सरकार बनने के बाद यह दूसरी बार है जब किसी विधेयक को जेपीसी को भेजा गया है। इससे पहले वक्फ संशोधन बिल को सरकार ने जेपीसी में भेज दिया और अब एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक को भी भेजे जाने का प्रस्ताव किया है। अब सवाल यह है कि आखिर मोदी सरकार सत्ता में तीसरी बार आने के बाद अहम विधेयक के लिए क्यों जेपीसी का रूट पकड़ रही है। ये राष्ट्र की आवाज के जरिए भी आपको समझाना, बताना, दिखाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को संसद में पास कराने के लिए 2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। लोकसभा में अगर सभी 543 सांसद वोटिंग में शामिल होंगे तो बिल पास कराने के लिए 362 वोट चाहिए होंगे। इसी तरीके से राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए 164 वोटों की जरूरत होगी। अभी लोकसभा में एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 112 सीटें हैं और 6 मनोनीत सांसद भी हैं। एनडीए के साथ विधि आयोग के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से संविधान की अनुच्छेद 328 पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए अधिकतम राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ सकता है। संविधान के अनुच्छेद 368/2 के मुताबिक ऐसे संशोधन के लिए न्यूनतम 50% राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है। ऐसे में अगर राज्यों से सहमति लेने की जरूरत हुई तो ज्यादातर गैर बीजेपी सरकारें इसका विरोध करेंगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नंबर गेम बिगड़ गया। इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव में 240 सीटें जीत सकी, जिसके चलते जेडीयू, टीडीपी और शिवसेना की बैसाखी के सहारे ये सरकार चल रही है। और यही वजह है कि बीजेपी अहम बिलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी तीसरे कार्यकाल में जेपीसी का रूट पकड़ रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पूरे भारत में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर पिछले साल 2023 सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। कोविंद कमेटी ने मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और यह रिपोर्ट 18,500 पन्नों की। इस रिपोर्ट में लोकसभा विधानसभा चुनाव के साथ साथ नगर पालिका और पंचायत चुनाव को कराने की सिफारिश से जुड़ी थी। यानी 2024 सितंबर में मोदी सरकार ने इसे कैबिनेट से इस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी थी और इस रिपोर्ट में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा और पंचायत चुनाव एक साथ कराने को लेकर कई सुझाव भी दिए गए थे।
आखिर इस समिति ने क्या सुझाव दिए थे और पूरे भारत में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में क्या संशोधन होगा, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। समिति ने सुझाव दिया था कि इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ा जाए। अनुच्छेद 82A अगर जुड़ता है तो लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। अगर संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ता है तो इसे लागू किया जाएगा, तो तभी सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ खत्म होगा। अगर अनुच्छेद 2029 से पहले लागू हो जाता है तो सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक होगा। इसका मतलब यह होगा कि सभी राज्यों को विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म कर, यानी खत्म हो जाएगा। अगर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव 2027 में होते हैं तब भी उसका कार्यकाल जून 2029 तक ही होगा। इस हिसाब से सभी राज्यों में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी कराए जा सकेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कोविद कमेटी ने 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था। पहला चरण में लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव करवा दिए जाएं। समिति ने सिफारिश की थी कि 2029 में इसकी शुरुआत की जा सकती है, ताकि फिर हर 5 साल में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो सके, जबकि दूसरे चरण में नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव कराए जाएं। नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव लोकसभा विधानसभा चुनाव खत्म होने के 100 दिन के भीतर कराए जाने चाहिए। अब जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर फिर से बिल को संसद में पेश किया जाएगा। अगर सदन में, दोनों सदनों में यह बिल पास हो जाता है तो इसे फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। यानी वन नेशन वन इलेक्शन का बिल के लिए रास्ता अभी काफी लंबा है। इस बिल को लेकर सरकार ने अपने तर्क हैं, विपक्ष के विरोध के पीछे भी उनके अपने तर्क हैं। पहले सरकार का इस बिल को लेकर क्या तर्क है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद विपक्ष का बताऊंगा। सरकार ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार का कामकाज आसान हो जाएगा और बार बार होने वाले चुनाव से सरकार का ध्यान अपने काम से भटकता है। एक ही बार चुनाव होंगे तो सरकार नीति निर्माण और उसके अमल पर ज्यादा ध्यान दे पाएगी। एक बार चुनाव कराने से लागत कम होगी और संसाधन भी कम लगेंगे। आज के दौर में चुनाव बहुत महंगे हो चुके हैं। यानी 2019 के चुनाव में करीब 60,000 करोड़ की लागत आई है। उसके अलावा विधानसभा चुनाव में सरकार, उम्मीदवारों और पार्टियों को अलग अलग खर्चा होता है और वो सब कम हो जाएगा। कम चुनाव होने से राज्यों पर वित्तीय बोझ भी कम पड़ेगा। वोटों के लिए रेवड़ी बांटने का काम भी कम हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार फायदे गिना रही है तो विपक्ष भी इससे कई नुकसान बता रहा है। एक देश एक चुनाव से विपक्षी दलों में कई आशंकाएं हैं। अब विपक्ष की वो आशंकाएं क्या हैं, विपक्ष इसको लेकर क्या तर्क दे रहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी बताना चाहता हूं। यानी इसे लेकर विपक्ष को एक आशंका यह है कि क्षेत्रीय पार्टियों को प्रभुत्व खतरे में आ जाएगा या खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग देश के मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे और क्षेत्रीय पार्टियों को इससे नुकसान होगा। क्षेत्रीय वोटरों की बजाय वोटर राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह दे सकते हैं। यानी क्षेत्रीय मुद्दे इससे पूरी तरीके से नजरअंदाज हो जाएंगे। उसकी आशंका भी जाहिर हो रही है। विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों के सामने संकट गहरा रहा है।
क्योंकि वोटरों के फोकस में राष्ट्रीय पार्टियों की रहेगी। एक साथ चुनाव होने से जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाब देने पर खतरा रहेगा और अलग अलग वक्त पर चुनाव होने की वजह से जनप्रतिनिधियों को लगातार जवाबदेह बना रहना पड़ता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। हालांकि कोविंद कमेटी ने इसके लिए देश भर के 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था। इनमें से 32 ने एक साथ एक देश चुनाव का समर्थन किया, जबकि 15 पार्टियां इसके विरोध में थी। 15 ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारत में चुनाव का एक ऐसा चक्र बना हुआ है जिससे ऐसा लगता है कि देश में हमेशा चुनाव होते रहते हैं। हर 2-3 महीने के बाद चुनाव होते रहते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव के बाद अक्टूबर 2024 में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए, फिर नवंबर 2024 में महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा के चुनाव हुए। अब आने वाले वक्त में यानी 2025 में दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में चुनाव होने, यानी देश में लगातार चुनाव होते हैं। आजादी के बाद से देश में कई चुनाव हुए, जिससे अक्सर संसाधनों और प्रशासनिक मशीनों पर काफी ज्यादा दबाव पड़ता है। और यही वजह है कि मोदी सरकार देश में एक साथ एक चुनाव कराने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। हालांकि एक देश एक चुनाव कोई नई बात नहीं है। जानकारों की माने तो यह प्रक्रिया बहुत पुरानी है। जितना हमारा संविधान है उतनी पुरानी यह प्रक्रिया है। भारत में 4 बार एक साथ ऐसे चुनाव हो चुके हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि देश में कब कब एक साथ चुनाव हुए थे। लाइए स्क्रीन पर। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन 1968, 1969 में कई विधानसभाएं यानी 1969 में कई विधानसभाएं वक्त से पहले ही भंग कर दी गई थी। उसके बाद 1970 में लोकसभा में भी भंग कर दी गई थी और इसी वजह से देश एक देश एक चुनाव की परंपरा पूरी तरीके से टूट गई हिंदुस्तान में। अब एक बार फिर से मोदी सरकार देश भर में एक साथ एक चुनाव कराने के लिए कदम बढ़ा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इससे लेकर आगे क्या कदम उठाती है और कैसे इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति बनती है। लेकिन फिलहाल दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां वन नेशन वन इलेक्शन वाला मॉडल पूरी तरीके से लागू है। इसमें अमेरिका के बाद फ्रांस है, स्वीडन है, कनाडा जैसे देश शामिल हैं। क्या हिंदुस्तान भी इस लिस्ट में शामिल हो पाएगा? इस पर पूरे हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया की नजरें भी टिकी हुई हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।